गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगुता लोक में। कैसे हैं और कैसी तैयारी चल रही है आप लोग की? आज से क्वेश्चन आज से तो नहीं हो पाएगा। आज से तो नहीं हो पाएगा। हाँ, एक दो दिन के बाद जरूर हो जाएगा, क्योंकि अभी प्रमोशन चलना है। आपके सामने 6 बजे शेखर पांडे सर लाइव आएंगे आपके सामने पब्लिक क्लास के लिए 6 बजे। तो अभी नहीं हो पाएगा, उसके बाद हो जाएगा, ठीक ना? हाँ सर, एनटीपीसी में एनवायरमेंट आता है बाबू। एनवायरमेंट हम आपको पढ़ाए हैं, ठीक ना? एनवायरमेंट में राष्ट्रीय उद्योग पूछे जाते हैं, सॉरी राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाते हैं, तो हमने वो आपको पढ़ा दी है, ठीक ना? हाँ हम अच्छे हैं, आप अपना बताइएगा। लाइफ हैकर, वाह, ठीक है। चलिए, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हम कल आपको बता गए थे। लाइव टेलीकास्ट टूट गया था। आपके सामने जो भी समस्या हो इकोनॉमी को लेके आप चाहें तो पूछ सकते हैं। अगर कोई समस्या हो इकोनॉमिक्स से संबंधित, मैं एक एक से आपकी समस्या सॉल्व करता जाऊंगा, बताइएगा। सर, आपूर्ति और मांग देखिएगा। अच्छा, मैं आपूर्ति और मांग अभी समझाता हूँ। मुद्रास्फीति एक टॉपिक, मुद्रास्फीति है ना? हाँ, मुद्रास्फीति समझाता हूँ मैं भी, तभी मांग और आपूर्ति में समझा दूंगा। अब पहले और कोई क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। सर, समिति नहीं पढ़ा बाबू। कौन सी समिति बताइए, कौन सी समिति? आपको मैं रेडा के बारे में बताया हूँ, आपको मैं सेबी के बारे में बताया हूँ, मैं आपको योजना आयोग के बारे में बताया हूँ, मैं आपको एनडीसी के बारे में बताया हूँ। अब कौन सी रहती है? नीति आयोग। योजना आयोग का ही नाम नीति आयोग रख दिया गया। कब? 1 जनवरी 2015 में। जो पहले योजना आयोग कार्य करती थी वही आज नीति आयोग कार्य करती है। आप में योजना आयोग में इसलिए नहीं पढ़ाया नीति आयोग, क्योंकि आपको डॉक्टर संतोष सर आपको पढ़ाए हैं, ठीक ना? इसलिए मैं नहीं पढ़ाया हूँ बाबू। इकोनॉमिक्स से हद से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। वो भी पंचवर्षीय योजना से ही आएंगे। मैं आज लिख के दे रहा हूं आपको, पंचवर्षीय योजना से ही 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं पंचवर्षीय योजना से, और 1-2 क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय संगठनों से मिल जाते हैं। हाँ, और बताइए। नीति आयोग बोला तो न्यूनतम समर्थन मूल्य बता दीजिएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब है आपने कोई प्रोडक्ट, आपका कोई प्रोडक्ट है, ये मार्केट में आप बेचने गए, सेलिंग करने के लिए गए मार्केट में। यदि आप इसको मार्केट में सेलिंग करने के लिए गए तो उसके लिए एक निश्चित राशि रख दी जाती है, निश्चित राशि, एमएसपी बोलते हैं इसको, एमएसपी, ठीक ना? निश्चित राशि रख दी जाती है, निश्चित राशि। मान लीजिएगा गेहूं है, गेहूं का 1650 रुपए रख दिया गया। कहीं पर भी गेहूं 1650 रुपए से कम नहीं खरीदा जाएगा। इसी को नाम दे दिया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य। इससे नीचे आपका गेहूं चाहे खराब हो चाहे जैसा भी हो, इससे नीचे आपका गेहूं नहीं लिया जाएगा। इसी को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। सर, हवाला क्या होता है? हवाला वस्तुएं होती बाबू। हवाला का मतलब ये होता है कि हवाला का एक ओर से मतलब गिरवी होता है। हमने मान लीजिएगा कहीं से हमें कोई पैसा लेना था, कहीं से हमें पैसा मैंने कहीं से लिया, उधार लिया पैसा, कोई ना कोई वस्तु मैंने उसके पास क्या रख दी? गिरवी रख दी। तो वो मुझे, जो मैंने वस्तु गिरवी रख दी, उस वस्तु का वो मुझे हवाला देगा। हवाला यानी मुझे उस वस्तु के पैसे के बदले कुछ ना कुछ वो मुझे क्या देगा? पैसा देगा। उसी को हम हवाला कहते हैं, हवाला व्यापार, ठीक ना? आप कोई वस्तु रख दीजिएगा किसी व्यक्ति के पास, उसका वस्तु का जो मूल्य होगा, उस मूल्य की वो आपको धनराशि, उतना वो आपको धनराशि दे देगा। उसी को क्या नाम दिया जाता है? उसी को हवाला कहा जाता है। और बताइएगा। अनमूलन, अनमूलन नहीं होता, अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन, अव मतलब गिरावट, मूल मतलब मूल में। जब वस्तुओं के मूल में, वस्तु या पैसा, जब पैसा का मूल्य कम हो जाता है, कम हो जाता है। मान लीजिएगा कोई पैसा है, 100 रुपए का नोट है, भारतीय 100 रुपए का नोट है। किसी कारणवश इसका अवमूल्यन हो गया, यानी अब जो आपके पास 100 रुपए का नोट है वो आपका 100 रुपए में नहीं जाएगा, उसका क्या हो गया? मूल्य गिर गया। मूल्य मान लीजिए आधा गिर गया, तो अब उसकी कीमत कितनी हो गई? 50। इसको अवमूल्यन कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है? अवमूल्यन, ऐसा लिखा जाता है, अवमूल्यन कहा जाता है, ठीक ना? सर, ये हाल ही का पूछा गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो डाटा बता, किस चीज का न्यूनतम समर्थन मूल्य? ये भी तो बताइए किस चीज का, किस चीज का, ठीक ना? गरीबी नहीं,
गरीबी नहीं, अतिरिक्त नीति, कृषि इंपॉर्टेंट है, शब्दावली इन एग्जाम टर्म। पता नहीं क्या लिख रहे हैं राजू प्रजापति जी। करेंसी के बारे में क्या बता दूं, बताइए करेंसी के बारे में क्या बता दूं। सर जी हमारा नाम नहीं लेते, क्या नाम है आपका? कपिल कुमार जी, ले दिए, ठीक है ना, चलेगा। हाँ और बताइएगा, कुछ पूछना हो। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको, इसी को मुद्रास्फीति नाम दिया जाता है। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति अभी मैं पढ़ाऊंगा। इन्फ्लेशन नाम दिया जाता है बाबू वस्तु की मांग में कमी के कारण, वस्तु की मांग में कमी, मुद्रा का कम हो जाना, ठीक है ना, मुद्रा का कम हो जाना, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। सर जैसे पर्टिकुलर गेहूं चावल का पूछता है, जैसे देखिए 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 देखिए, जैसे गेहूं का तो मैंने अभी आपको बताया इस बार 1750 रुपए था, ठीक है ना। अब गेहूं का तो मुझे याद है बाबू, चावल और गन्ने का आपको गूगल से देख लीजिएगा या किसी बुक में, क्योंकि याद नहीं है, गलत आंकड़ा मैं बताना नहीं चाहता हूं, भूल जाते हैं आंकड़ा। कुछ आंकड़ा ऐसा भी होता है, कुछ आंकड़ा ऐसा भी होता है जिसको याद रखना संभव नहीं होता है, भूल जाते हैं थोड़ा बहुत। तो गेहूं का तो 1750 है न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब आप मैं 2-3 बोल दे रहा हूँ, चावल बोल दे रहा हूँ, चावल गन्ना, चावल गन्ना का और देख लीजिएगा, ये 3 ज्यादातर पूछे जाते हैं। हाँ हाँ बस बाबू कुसुम शर्मा जी, आपको इकोनॉमिक्स इतना ही पढ़ना है, ठीक ना। एक 50 क्वेश्चन का पीडीएफ हम आपको भेजे होंगे जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और जो भी रहेगा आगे मैं आपको कराता रहूंगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है मैं समय समय पर आपकी क्लास लेता रहूंगा, आपको मॉक के रूप में क्वेश्चन पेपर में आपको एमसीक्यू कराता रहूंगा, इसके लिए आप निष्फिक्र रहिएगा। हाँ बाबू इकोनॉमी कंप्लीट हो गया, इतना ही है बस, ठीक ना, बस हो गया, चलिएगा। आइए मुद्रास्फीति देख लेते हैं 2 मिनट में। मुद्रास्फीति, ठीक है ना। मैंने जितना आपको पढ़ाया है, मैंने कहीं कोई गुंजाइश नहीं रखी है कि आपको कहीं कंफ्यूजन हो। मैंने जितना पढ़ाया आप उतना पढ़ के जाएंगे ना। और एक आपको पीडीएफ भी मिला होगा, पीडीएफ मिला है इकोनॉमी का, पीडीएफ मिला है आपको, इकोनॉमी का पीडीएफ मिला है या नहीं? उसमें आंसर नहीं है तो आंसर उसमें है, उसमें स्टार बना है, जो ऑप्शन सही है उसका स्टार बना होगा उसमें, देखिएगा अच्छे से। एग्जाम डेट नहीं है, पीडीएफ मिला है ना, हाँ पीडीएफ को पढ़िएगा, उसमें जितना भी डाटा है मैंने वहां पे दे रखा है आपको, इससे बाहर नहीं आएगा, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। बस आप मेरे ऊपर यकीन रखिएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इकोनॉमी में पढ़ा तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि वनडे एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं आता है, यही मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक ना। देखिएगा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। मुद्रा मतलब पैसा, स्फीति मतलब, स्फीति मतलब क्या होती है? कमी, पैसे में कमी आ जाना, पैसे में कमी नहीं आ जाना, पैसे की जो कीमत है उसमें कमी आ जाना। मैं क्या बोला हूं, पैसे का जो दाम है उस दाम में क्या आ जाना? कमी आ जाना, इसको ही हम मुद्रास्फीति बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर आज जो आपके पास 100 रुपए का नोट है, आप मान लीजिएगा 100 रुपए के गांधी जी के चित्र वाला आप 100 रुपए का नोट लेके चलते हैं और उस 100 रुपए का नोट का मूल्य गिर गया। अब उस 100 रुपए का नोट 100 रुपए का नोट नहीं रह गया, बल्कि अब उस 100 रुपए का नोट 50 रुपए का हो गया। तो नोट तो वास्तव में 100 रुपए का है, लेकिन उसके दाम में कमी हो गई, तो वो दाम उसका कितना हो गया? 50 रुपए हो गया। तो इसी कंडीशन को हमने क्या नाम दे दिया गया? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को हम दूसरे शब्दों में समझा सकते हैं, मुद्रा, मुद्रा में कमी एवं वस्तु की मांग में वृद्धि, या वस्तु की मांग में वृद्धि से मुद्रा में कमी आ जाना, ठीक ना। अभी बताइएगा, जो चीज आप 100 रुपए का खरीदते थे, 100 रुपए मान लीजिएगा आप कोई सामान लेते थे, आपने मान लीजिएगा कोई बुक है 100 रुपए की खरीदी, 100 रुपए की खरीदी। अब जब आपका 100 रुपए का नोट, तो अब 100 रुपए का नोट रह ही नहीं गया, अब 100 रुपए का नोट कितने का है? 50 का। तो क्या वो वस्तु खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। तो वस्तु की मांग में क्या हो जाएगी?
सॉरी वस्तु की, हाँ वस्तु की मांग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसी को क्या नाम दे दिया गया, मुद्रास्फीति। मान लीजिएगा एक व्यक्ति है जो 10 रुपए में, आज उसने 10 रुपए में, या ऐसा कह लीजिएगा 5 केले, उसने 5 केले 20 रुपए में खरीदे आज। कल वही व्यक्ति जाता है, अब उसको 5 केले का जो दाम है वो कितना मिल रहा है, 5 केले का जो दाम है, 5 केले अब उसको 20 रुपए का ना मिलकर कितने रुपए का मिल रहा है, 25 रुपए का मिल रहा है, 25। तो मुद्रा का दाम क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ पे मुद्रा का दाम बढ़ा है, इसको कहा जाता है मुद्रा अविस्फीति, मुद्रा अविस्फीति। अब मान लीजिएगा उल्टा बता दें हम कि पहले वो 20 रुपए में 5 केले खरीदता था, आज उसको क्या है कि अब 20 रुपए में उसको 4 ही केले मिल रहे हैं, तो 20 रुपए में उसको क्या मिल रहा है, 4 केले। तो यहाँ पर जो वस्तु है, वस्तु का जो कीमत है, वस्तु का कीमत बढ़ गया, और जो मुद्रा का कीमत है, मुद्रा का कीमत गिर गया। तो वस्तु का कीमत बढ़ जाना और मुद्रा का कीमत गिर जाना, इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, इसी को हम मुद्रास्फीति। आप देखिएगा जो आप बुक पढ़ते हैं उन बुकों में ऐसा लिखा रहता है, बुक वाली डेफिनेशन भी हम आपको समझा दे रहे हैं, बुक में क्या लिखा रहता है। मुद्रास्फीति में वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति, आपूर्ति क्या होता है, आपूर्ति और मांग का यहीं पर नियम समझ लीजिएगा। आपूर्ति, आपूर्ति और कमी, आपूर्ति और मांग। मांग, आपूर्ति का मतलब है कम हो जाना, आपूर्ति का अर्थ क्या है, आपूर्ति का अर्थ कम हो जाना। अभी बताइएगा कि कहीं पर गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, मान लीजिएगा कहीं पर एसी बेचा जा रहा है, एसी बेचा जा रहा है, तो एसी बेचा जा रहा है तो एसी की मांग ज्यादा है, मांग ज्यादा है। और मान लीजिएगा एसी क्या हो जाता है, एसी खत्म हो जाते हैं। एसी मान लीजिएगा एक दुकानदार के पास 5 ही एसी थे, और वो 5 एसी खत्म हो गए, बिक गए, और भी लोग आते हैं, तो एसी की मांग क्या होगी, बढ़ गई। जब एसी की मांग बढ़ गई और एसी की कमी हो गई, एसी की क्या हो गई, कमी, मतलब एसी खत्म हो गया, तो मान लीजिएगा एसी खत्म हो गया। अब वो जब ऑर्डर से एसी मंगाएगा तो अपने आप वो क्या करेगा, अपने आप क्या करेगा, आपूर्ति तो कम हो ही गई, सीधी सी बात है। जब मांग बढ़ गई, किसी चीज की मांग बढ़ती है तो आपूर्ति अपने आप क्या हो जाती है, कम। अब मान लीजिएगा उसने समझा कि मार्केट में एसी का दौर चल रहा है, एसी बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, उसने ऑर्डर से एसी मंगाया, बाजू वाली दुकान से मंगा लिया, कहीं से भी मंगा लिया। अब वो क्या करेगा, उस एसी का जो दाम होगा, उस एसी का जो दाम होगा, उस एसी के दाम को बढ़ा देगा। अभी मान लीजिएगा वो क्या कर रहा था, वो 10,000 का एसी बेच रहा था, उसने समझ लिया कि एसी बढ़ रहा है, एसी की डिमांड ज्यादा है, एसी की मांग ज्यादा है, उसने अब 10,000 वाला एसी 20,000 में कर दिया। जब वो 20,000 में कर देगा तो मांग अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे किसका दाम बढ़ा, वस्तु का क्या हुआ, वस्तु का दाम या वस्तु का मूल्य क्या हो गया, बढ़ गया। जब वस्तु का मूल्य बढ़ गया तो वस्तु की मांग में क्या आ गई, मांग में कमी आ गई। और जब वस्तु, अब अगर हम वो 10,000 की जगह वो 5,000 में बेचे, तो सीधी सी बात है वस्तु की मांग में क्या हो जाएगी, मांग में कमी हो जाएगी। फिर से जो वस्तु की संख्या है, वस्तुओं की क्या है, आपूर्ति हो जाएगी। इसी को नाम दे दिया गया मांग और आपूर्ति। पूर्ति का मतलब पूर्ण हो जाना, आपूर्ति का मतलब पूरा ना होना, इसी को याद रख लीजिएगा, हो जाएगा। तो मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति वस्तु एवं सेवाओं, वस्तु एवं मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति हो जाती है और उनकी मांग क्या हो जाती है, मांग बढ़ जाती है। इसी कंडीशन को मुद्रास्फीति कहते हैं। अब मुद्रास्फीति पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, तो यदि मार्केट में मुद्रास्फीति आ गई, अब मुद्रास्फीति का मतलब किससे लगाएंगे, जो हमारा 10 रुपए का नोट है अब वो 10 का नहीं रह गया, अब वो आपका नोट 4 रुपए में चलने वाला है, या आपका वो नोट अब 8 रुपए में चलने वाला है। जब 10 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट है, 10 रुपए के नोट से हम 2 समोसे खरीदते थे, 2 समोसा खरीदते थे। अब 10 रुपए का नोट 8 रुपए में बिक रहा है, तो क्या आप 2 समोसा खरीद पाएंगे, 2 समोसा नहीं खरीद पाएंगे। तो जब हमारे जो पैसा है, पैसे के मूल्य में कमी आ जाती है, तो निश्चित सी बात यह है कि जो वस्तु है, उस वस्तु में भी क्या आ जाएगी, उस वस्तु के विक्रय में भी कमी आ जाएगी। वस्तु का जो खरीदना है, वस्तु के विक्रय में भी कमी हो जाएगी। अब मान लीजिएगा मेरे जेब में 8 ही पैसे हैं, 8 पैसे में 10 ही रुपए हैं और 10 रुपए का मूल्य है 8 रुपए। अब 8 रुपए में तो 2 समोसे आ नहीं रहे हैं, तो क्या मैं समोसे खरीदने जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तो घाटा किसको हो जाएगा, घाटा हो जाएगा दुकानदार को,
घाटा किसको हो जाएगा? दुकानदार को। बेचारा 10 रुपए का अभी 2 समोसा बेचता था, अब हमारे पास 10 रुपए भी है, लेकिन अब 10 रुपए का मूल्य 8 रुपए है, तो हम समोसा नहीं खरीद पाएंगे। किसको घाटा हो गया? दुकानदार को। किसका घाटा हो गया? दुकानदार को। अब देखिएगा, हम कुछ यहाँ पर लोग बागों के नाम लिख रहे हैं, किसको मुद्रास्फीति में लाभ होगा और किसको हानि होगी, ये जरूर लिख लीजिएगा, प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जरूर लिख लीजिएगा, प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं किसको हानि होगी और किसको लाभ होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हानि लिख रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं मुद्रास्फीति से किसको क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है ना, एक साइड हानि लिखा मैंने और एक साइड मैंने लिखा लाभ। उपभोक्ता, जो किसी वस्तु को खरीद रहा होगा, उपभोक्ता को हानि होगी और जो उत्पादक होगा, उत्पादक को लाभ होगा। उदाहरण के तौर पे किसान किस में आ जाएगा? उत्पादक में। एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन किस में आ जाएगा? उपभोक्ता में। किसान है, किसान मार्केट में जाता है और किसान का गेहूं 1750 रुपए का बेचा जा रहा था, लेकिन अब रुपए का दाम गिर गया, तो अब उसे 1750 की जगह रुपए या 1750 थोड़ा ऊना हो रहा है, मान लीजिएगा उसका 100 रुपए का गेहूं बेचा जा रहा था। अब उसके पास जो वस्तु है, एक वस्तु है, मान लीजिएगा गेहूं, तो गेहूं तो 1 केजी ही है उसके पास, 1 केजी का मान लीजिए मूल्य 100 रुपए है। अब कह रहा है कि 100 रुपए का मूल्य जो है, अब 100 रुपए में नहीं चलेगा, बल्कि अब 100 रुपए कितने में चलेगा? 100 रुपए के चलेगा 50 रुपए में। पहले वो एक नोट देगा 100 की, तो उसे 1 केजी सामान मिल जाएगा गेहूं, लेकिन अब उससे कितनी नोट देनी पड़ेगी? 2। और 2 नोट किसको देगा? जो उत्पादन करने वाला होगा। तो पहले इसको जो सामान 100 रुपए में मिल जाता था, अब उसको वही सामान कितने रुपए में मिल रहा है? 200 रुपए में। और किसान को यानी उत्पादक को जो सामान वो 100 रुपए का बेचता था, अब वही सामान वो कितने रुपए का बेचेगा? 200 का। अब यदि किसान उससे कोई और चीज खरीदता है, तो किसान अब कौन हो जाएगा? उपभोक्ता, और जहां से वो कोई चीज खरीदता वो हो जाएगा उत्पादक। अब भलाई इसमें है किसान की, अगर उसे 200 रुपए मिल गए तो उन 200 रुपए को रख ले अपने पास, उन 200 रुपए को अपने पास रख ले। जब मुद्रास्फीति समाप्त हो जाएगी, रुपए का मूल्य फिर से बराबर आ जाएगा, तब उनका तो उसको फायदा मिल जाएगा। तो उपभोक्ता को क्या होगा? हानि होगी, और जो उत्पादक होगा, उत्पादक को क्या मिलेगा? लाभ। दूसरा देखिएगा, दूसरा कौन सा है? ऋणदाता। जो जिसने ऋण दिया हो उसे हानि होगी, और जिसने ऋण लिया हो, ऋणी होगा जो, उसको लाभ होगा। ऋणी वाला व्यक्ति क्या करेगा? मान लीजिएगा इसने 5 लाख रुपए लिए थे, 5 लाख रुपए किस लिए थे? ऋणदाता से इसने, ऋणी वाले व्यक्ति ने लिए थे। अब ये जब आज लौटाने गया, तो अब 5 लाख का मूल्य 5 लाख नहीं है, बल्कि अब 5 लाख का मूल्य 2.5 लाख है, आधा हो गया। तो अभी कितने रुपए देगा उसको? 2.5 लाख रुपए दे देगा, चलाएगा। 2.5 लाख का मुनाफा हो गया। तो घाटा किसको हुआ? ऋणदाता को। और फायदा किसको हुआ? ऋणी को फायदा हुआ। ठीक ना। अगला है निर्यात। हमारे जो निर्यात होंगे, अभी बताइएगा, निर्यात में हानि होगी और आयात में वृद्धि होगी। निर्यात मतलब बेचना। हम किसी भी सामान को बेचेंगे, जो सामान हमारा पहले 500 रुपए का बेचा जा रहा था, आज वो हमारा कितने रुपए का बेचा जा रहा है? आज वो हमारा बेचा जा रहा है मात्र 500 रुपए की जगह मात्र 250 रुपए का बेचा जा रहा है। तो हमें घाटा हो रहा है। और हम पहले जो मार्केट से सामान खरीदते थे, वो हमारे पैसे का मूल्य कम है भारतीय रुपए का। हम पहले मार्केट से जो 500 रुपए का सामान खरीदते थे, और हमें वहां पे कितने रुपए देना पड़ेगा? 1000, क्योंकि हमारा मूल्य क्या हो गया है? आधा हो गया है। तो निर्यात में क्या होगी? हानि होगी, और आयात में क्या हो जाएगा? आयात में हो जाएगा लाभ। ठीक ना। उसके बाद जो पेंशन भोगी होगा उसको हानि हो जाएगी, पेंशन भोगी को हानि हो जाएगी। और जो व्यापारी होगा, व्यापारी को लाभ हो जाएगा। जो नौकरी पेशा वाला होगा उसको हानि हो जाएगी, नौकरी पेशा वाला। और जो दैनिक मजदूर होगा, दिहाड़ी मजदूर होगा, दैनिक मजदूर, उसको लाभ हो जाएगा। कैसे? मान लीजिएगा मैं दैनिक मजदूर हूं, कहीं पर मैं काम करने जाता हूं, 200 रुपए दिन लेता हूं। कहीं पर मैं काम करने जाता हूं, 200 रुपए लेता हूं। अब मैंने कहा, बाबूजी आप जो मुझे 200 रुपए दे रहे हैं, ये तो 100 ही रुपए है, क्योंकि मुद्रा का मूल्य आधा हो गया। अब वो बाबूजी मुझे कितने रुपए देंगे? 400 रुपए देंगे। उनके द्वारा दिया गया 400 रुपए मेरी नजर में कितना है? 200, क्योंकि मार्केट में उसकी वास्तव वैल्यू कितनी है? 200 है। तो उसको क्या हो जाएगा? उसको हो जाएगा घाटा। किसको? जिसने काम किया। और जो दिहाड़ी मजदूर है उसको हो जाएगा लाभ। अब मान लीजिएगा कोई पेंशन नौकरी पेशा वाला है,
नौकरी करता है, गवर्नमेंट इसे पैसा देती है 25,000 रुपए मंथली, तो गवर्नमेंट ने उसको पैसा दिया 25,000 रुपए मंथली। जो इनकी स्थिर आय होगी वो हमेशा घाटा में जाएंगे। आप सरकार से इस बात का जवाब तलब नहीं कर सकते कि मुद्रा का मूल्य गिर गया। आपका 25,000 बनता है, आपको हमने 25,000 दिया, हालांकि वो 25,000 वास्तव में 25,000 नहीं है, वो 25,000 कितने है, 12,500 है, ठीक ना। तो जिनका स्थिर आय होगा उनको हमेशा हानि होगा, और जिनकी स्थिर आय नहीं होगी उनको हमेशा लाभ होगा। आपको ये 5 याद कर लेना है, इन्हीं में से कोई ना कोई एक आपको मिल जाएगा, 100% लिख के ले लो मुझसे। उपभोक्ता को हानि, उत्पादक को लाभ, ऋणदाता को हानि, ऋणी को लाभ, निर्यात में कमी, निर्यात में हानि, आयात में लाभ होगा, पेंशन भोगी को हानि होगी, व्यापारी को लाभ होगा, नौकरी पेशा वाले को हानि और दैनिक मजदूर को लाभ होगा। यही आपसे पूछा जाता है। हाँ बताइए, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इस तरह सारा अनुसंधान केंद्र पढ़ा दे तो आलोक सर ने पहले से पढ़ाए हैं, तो वहां पर जाके देख लीजिएगा, आप वहां पे जाके देख लीजिएगा, आलोक सर ने पहले ही पढ़ाए हैं, तो शायद वहां पे डला हुआ होगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में तुम्हें पढ़ाया हूं, महानदी किनारे, और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है? तो वो आपका मनीला में है, ठीक है ना। हाँ मैं करा दूंगा सारी ज्योग्राफी का रिवीजन करो, कैसे करें, बस ऐसे करते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए, ठीक है ना। कटक उड़ीसा में है, मैं जरूर आऊंगा, आप लोगों से बार बार मुलाकात करता रहूंगा, ठीक ना, ठीक ना। और कोई समस्या हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक ना। इसको एक चार्ट को ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक इसको बना लीजिएगा फिर, ठीक ना। चलिए तो आज क्लास समाप्त करते हैं। बाबू अभी थोड़ा लाइव क्लास है, पब्लिक क्लास में जाना है, मैं बीच बीच में समय निकाल के आता रहूंगा और आप लोगों को कुछ क्वेश्चन में सेंड कराता रहूंगा, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन सेंड में कराता रहूंगा, ठीक है ना। एक मैं वन लाइनर की भी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई वन लाइनर बन जाए तो अच्छा रहेगा, वन लाइनर बन जाते हैं तो मैं धीरे धीरे आपको सेंड कराता रहूंगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ अब मैं नहीं आऊंगा, अब मैं नहीं आऊंगा, ठीक ना। अब मैं नहीं आऊंगा, नाम से परिचित है, गौरव रंजन है, तो सोशल मीडिया पे आप चाहें तो खोल लीजिएगा, मिल जाएंगे हम, ठीक है ना। चलिएगा तो आज यही क्लास रखते हैं, चलिए ठीक ना, आज यही क्लास रखते हैं। तो और कोई समस्या होगी तो हम बार बार आते रहेंगे, आप मिलते रहिएगा, हम आपको समस्या सॉल्व आपकी करा देंगे, ठीक ना। थैंक यू।